नमस्कार साथियों, इस सप्ताह सोया कृषकों को क्या करना चाहिए, इसी बारे में आज की साप्ताहिक सलाह में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात, मध्य क्षेत्र के लिए जो सोयाबीन की खेती के लिए बोनी का उपयुक्त समय होता है 20 जून के बाद में, और जहाँ पे मानसून का आगमन हो चुका है वहाँ पे तो बोनी कर ले, और जहाँ पे मानसून का आगमन अभी इस सप्ताह में होने वाला है वे किसान ये चीज़ को ध्यान में रखें कि जब तक 100 मिलीमीटर वर्षा आपके क्षेत्र में नहीं होती तब तक आप बोनी नहीं करें, वरना क्या है कि उसके बाद में यदि बारिश गायब हो जाती है तो सूखे की स्थिति में फसल को सामना करना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको यह सलाह है कि एक ही किस्म की खेती नहीं करें, अलग अलग समय में पकने वाली 2-3 किस्मों को प्राथमिकता दें, उसका बीज अपने पास उपलब्ध करवा और उसकी खेती करें, जो कि अलग अलग समय में पकने के हिसाब से वो आपको कटाई में समय मिलेगा, सुविधा मिलेगी, और साथ ही साथ हर एक किस्म की अपनी उत्पादन क्षमता भी होती है और उसके साथ साथ कीट या रोग के लिए प्रतिरोधी क्षमता भी होती है। तीसरी बात, आपको ये देखना है कि जो किसान भाई अधिकतर महाराष्ट्र वाले अंतर्वर्ती फसल सोयाबीन के साथ में करते हैं, तो अंतर्वर्ती फसल के लिए ये होता है कि ऐसी फसल जो कि सोयाबीन के साथ साथ कटे, तो ऐसी फसलों में जहाँ पे रबी की फसल लेना संभव हो जाता है जिनके पास सिंचाई के साधन है, तो ऐसी स्थिति में बाजरा है, ज्वार है, मक्की है, इस प्रकार की फसल आप अंतर्वर्ती फसल के रूप में लगाएं। तो 4 कतारें सोयाबीन की और उसके साथ में 2 कतारें इन अंतर्वर्ती फसलों की। अब दूसरी स्थिति ये बनती कि जहाँ पे दूसरी फसल लेना संभव नहीं होता सोयाबीन के बाद में, तो ऐसी स्थिति में आप सोयाबीन के साथ में अरहर या तुअर है उसकी फसल लें। जैसे कि सोयाबीन की कटाई के बाद में भी यदि वो फसल खड़ी रहती है तो उससे हमारी दूसरी फसल की बोनी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो बीज है, इस सप्ताह आपको ये भी काम करना है कि बीज की गुणवत्ता आपको जांच लेनी है, और आप ये ध्यान रखें कि 70% अंकुरण क्षमता उसकी होनी चाहिए, और उस हिसाब से 60 या 70 किलोग्राम प्रति हेक्टर इसका बीज दर आप सोयाबीन का निर्धारित कर सकते हैं, और 18 इंच की दूरी पे इसको बोने के लिए। कतारों की दूरी जैसे मैंने आपको बताया कि सही समय पे ये कि उपयुक्त समय है बोनी करने के लिए, तो आप 45 सेंटीमीटर कतारों की दूरी रख सकते हैं, और 2 पौधे के बीच में की जो गैप है वो 5 से 10 सेंटीमीटर रखें, और इस हिसाब से 60 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टर बीज पर्याप्त होगा। आपको ये भी सलाह है कि जब आप सोयाबीन की बोनी करते हैं तो परंपरागत रूप से हम आमतौर पे सीड ड्रिल अपनाते थे या दोपन तिपन अपनाते थे। ट्रैक्टर आधारित जो सीड ड्रिल है तो उसमें एक नया यंत्र आया है, या BBF सीड ड्रिल यंत्र उसको कहते हैं, या रीच फरो सीड ड्रिल यंत्र कहते हैं। तो इन परंपरागत सीड ड्रिल की तुलना में आपको ये सलाह है कि BBF पद्धति से बोनी करें या रीच फरो पद्धति से बोनी करें। तो इससे क्या होता है कि सूखे की स्थिति में हमारी फसल आसानी से नहीं मरेगी, उसके ऊपर प्रभाव नहीं होता है, और अधिक वर्षा होने की स्थिति में जो ड्रेनेज का भी काम करती है। तो आप दोनों मशीन के वीडियो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपको ये देखना है कि BBF पद्धति जो ऐसी होती है, सीड ड्रिल होती है, एक निश्चित कतारों के बाद में 2 कतारें जो होती है उसमें खाली रहती है और वहाँ पे नाली बनती है, और रीच फरो पद्धति जो रीच फरो सीड ड्रिल होती है उसमें प्रत्येक जो कतार के बाद में नाली बनती है। तो ये दोनों के कार्य वही है कि ड्रेनेज के रूप में भी काम आता है और नमी संचयन के लिए काम आता है। तो विगत कुछ वर्षों में जो बदलते हुए वातावरण का परिप्रेक्ष्य है, जैसे कि सूखे की स्थिति बनती जा रही है, उस स्थिति में हमें यह फायदा देगा। अगली बात हम करेंगे कि जब सोयाबीन में हम बोनी करते हैं, इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि पोषण प्रबंधन के लिए जो कंपोस्ट है या गोबर की खाद है 5 से 10 टन प्रति हेक्टर, या जो पोल्ट्री मैन्योर है मुर्गी की खाद है 2.5 टन प्रति हेक्टर, या केचुए वाली खाद है, उसका प्रयोग तो करना ही करना है, जो कि अंतिम बखरनी से पहले। लेकिन जो भी किसान भाई जब सोयाबीन की बोनी करते हैं तो इसको सप्लीमेंट करने के लिए 20-60-40-20 नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर
प्रति हेक्टर इसकी मात्रा निश्चित की गई है, जो कि अनुशंसित है। और इसकी पूर्ति के लिए जो चार्ट आपको इस समय पे दिखाई दे रहा है, तो उसके हिसाब से जो आप उर्वरकों की मात्रा आप यहाँ पे देख रहे हैं, केवल बोनी के समय पे ही देनी है। एक बार आप सोयाबीन की बोनी कर दे, उसके बाद में बिना किसी कारण के या वैज्ञानिक सलाह के कोई भी उर्वरकों का प्रयोग आपको नहीं करना है। अगली बात हम ये करेंगे कि जब आप बोनी करते हैं तो आप बीज उपचार अवश्य करें। और बीज उपचार के लिए जो फार्मूला है, जिसको कि FIR फार्मूला कहते हैं, जिसमें प्रथम आपको करना पड़ेगा फफूंदनाशक से बीजोपचार। आप इस समय पे सूची देख रहे फफूंदनाशकों की सूची। सबसे पहले आप जो देख रहे हैं, ये ऐसा फफूंदनाशक है जिसमें कि फफूंदनाशक और साथ ही साथ कीटनाशक भी है, तो ये करें। और इसके बाद में आप सीधा राइजोबियम और PSB कल्चर से आप उपचार कर सकते हैं। बाकी दूसरे स्थान के बाद में आपको जो फफूंदनाशक दिखाई दे रहे हैं, तो इनके साथ में आपको उपचारित करने के बाद में जो कीटनाशक है इमिडाक्लोप्रिड या थायोमिथक्सम, उसके साथ में भी बीज उपचार करना पड़ेगा। और उसके बाद में आप जो जैविक कल्चर है राइजोबियम, PSB या ट्राइकोडर्मा, उससे उपचारित कर पाएंगे। तो यह एक निश्चित क्रम है जिसको कहते हैं FIR फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम PSB कल्चर से बीज उपचार या बीज टीकाकरण। और अंतिम कड़ी में आपको ये बताना चाहूँगी, जब आप बोनी करते हैं और यदि आप चाहते हैं कि बोनी के तुरंत बाद उपयोगी खरपतवार नाशक का स्प्रे करना है, तो इस समय पे आप स्क्रीन पे बोनी के तुरंत बाद उपयोगी खरपतवार नाशकों की सूची और उनकी मात्रा आप देख रहे हैं, उसको आप अपने खेत में 72 घंटे के अंदर ज़मीन के ऊपर बोनी के बाद में छिड़काव कर सकते हैं। तो यही बात है, अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा, नमस्कार।